वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है टोपी। टोपी इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि कौरव ने किस प्रकार से अपनी इच्छा को, अपनी जिद को प्रयत्न के साथ पूरा कर ली थी। उसने जो ठान लिया था वो नीचे पूरा कर लिया था। उसने एक सुंदर टोपी बना ली थी और अब वह गई राजा के महल में कि राजा सारा कार्य इस राज्य से फोकट में करवाता है, वो राजा कैसा है, और उसको परखने के लिए वो राजा के पास जाती है। और वो क्या देखती है कि राजा अपने यहाँ बगीचे में बिन नंगे सिर से बैठा हुआ है और उसको चिढ़ाने लगती है कि मेरे पास टोपी है, मेरे सर पर टोपी है, लेकिन राजा के सर पे टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौराई से टकरा गई। अब देखिए, उसको अपने नौकरों से वो अपनी सेवा करवा रहा था ना, मालिश करवा रहा था, लेकिन उसे आवाज सुनाई दी गौराई की, तो वह उस आवाज की तरफ देखने लगा। गौराई के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। उसे भी अब गुस्सा आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर फुंदनेदार टोपी इस गौराई के पास कैसे आ गई, और वह तो लगातार रटे ही जा रही थी। मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब उसको वो चिढ़ाने लगी और इससे क्या हो गया, राजा थोड़ा क्रोधित हो गया। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। जैसे ही वो गौरिया चिढ़ाने लगी तो उसको याद आया कि उसके सिर पर टोपी नहीं, तो अपने नौकरों को ऑर्डर देने लगा कि जाओ कोई तो जल्दी से आकर मेरी टोपी ले आओ। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, किसके लिए वो बोल रहा है? उस फुंदने वाली जो टोपी पहने वाली जो गौरिया थी उसके लिए वो बोल रहा है। मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौराई ने अब दूसरा ही राग लिया। अब देखो, पहले वो क्या चिढ़ा रही थी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं। अब जबकि राजा ने टोपी पहन ली तो वो और दूसरा राग गाने लगी और दूसरे स्वरों में उसको चिढ़ाने लगे कि मेरी टोपी में 5 फुंदने। अब गौराई ने दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी फुंदन नहीं। तो अब वो और भी राजा को चिढ़ाने लगी। राजा को बेहद एहटी महसूस हुई। अब देखो, उसको गुस्सा आया। अब जो हटी और जिद्दी गौरिया उसको चिढ़ा रही थी, उससे घमंडी हो गया, गर्विष्ठ हो गया और वो गुस्सा होकर कहने लगा, इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया, अर्थात गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। इस फुदगुद्दी की गर्दन मसल दो, अर्थात उसको मार डालो। पखने नोच लो, अर्थात उसके पंख तोड़ डालो, नोच लो। सिपाहियों, देर न करो। अब जैसे ही वो राजा को चिढ़ा रही थी, राजा को गुस्सा आ गया और उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए वो सिपाहियों को ऑर्डर देता है। क्षमा करे महाराज, अर्थात क्षमा करे, क्षमा करना, क्षमा करना। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। अब देखो, राजा जितना कामचोर था उतने ही कामचोर उसके सेवक, उसके नौकर भी थे। अब राजा ने उसको ऑर्डर दिया था कि उसको गौरे को वहां से हटाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहता है कि क्षमा करे महाराज, इतने छोटे छोटे मच्छर को मारकर, अर्थात छोटी चिड़िया को मारकर हम क्यों अपना हाथ गंदा करें, अपने आप वो चली जाएगी। तब राजा सिपाही से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अब देखिए, जैसे ही राजा तो क्रोधित था, वो कहता है कि वह चिड़िया ऐसे मारने वाली नहीं है, वो गौरिया ऐसे मारने वाली नहीं, तुम क्या करो, उसकी टोपी निकाल कर आओ। तो अब पहले वो राजा को क्या चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। फिर बाद में कहने लगी कि मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब जैसे ही राजा ने उसकी टोपी से छिनवाना चाहा था, अब देखो टोपी को छिनवाने के बाद वह और राजा को किस प्रकार से चिढ़ाती है। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौराई की टोपी नीचे गिरा दिया। अब गुलेल पता है ना, पत्थर रखकर वो खेलने की एक चीज होती है जिसके द्वारा दूर से किसी भी चीज को मारा जाता है। तो सिपाही ने गुलेल के द्वारा टोपी को मारकर उसको नीचे गिरा दिया। तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लाकर लपक ली, अर्थात ले ली और राजा के सामने पेश कर दिया।
राजा टोपी को पैरों से मसल नहीं जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। अब देखो राजा थोड़ा क्रोधित था, वो टोपी को अपने पैरों के नीचे कुचलने वाला था, लेकिन जैसे उसने देखा टोपी की सुंदरता, उसकी खूबसूरती देखकर वह आश्चर्य हो गया, दंग रह गया। दंग रह जाना मुहावरा है, आश्चर्यचकित होना। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते वो राजा से उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अब वो सोचने लगा कि इस राज पर मेरा राज्य है और जितने भी लोग सारे कार्य करते हो सिर्फ मेरे लिए करते, तो इस राजा का राजा होने के नाते इस मुल्क का सबसे सुंदर टोपी मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन मेरे राज्य में इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे आई। और उसे सोचकर वो टोपी को निहारने लगा, उलट पुलट करने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। अब देखिए वो कहने लगे कि इतनी सुंदर टोपी इस मुल्क में किसने बनाई है। और जैसे उसके मन में यह प्रश्न आया तो उस हुनरमंद कारीगर अर्थात बहुत होशियार कारीगर जो इस टोपी को बनाई थी, उसकी खोज में सारे नौकर चौकर लगे गए, क्योंकि राजा ने जो चाहा था ना, तो अब सारे सेवक उस कारीगर की खोज में निकल पड़े। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। अब सबको पता चल गया कि यह टोपी किसने सिलाई थी, दर्जी ने। तो सारे लोग नौकर चाकर उस दर्जी को लेकर आ जाते हैं। दर्जी ऐसे हाजिर हुआ तो कहने लगा, दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। अब देखो राजा क्रोधित हो गया था, तो दर्जी से कहने लगा कि इतनी सुंदर टोपी तुमने इसके पहले मेरे लिए कभी नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। उसने जोर जोर से कड़कड़ाते हुए क्रोधित होकर कहा, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। अब देखो वो उससे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन राजा कहते हैं कि हम तुम्हें इसकी कारण बताओ कि मेरे अलावा तुमने इतनी सुंदर टोपी दूसरे किसी के लिए क्यों बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। अब उस दर्जी क्या कारण देता है कि कपड़ा बहुत सुंदर था, एकदम गपश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। आप देखो जैसे ही दर्जी ने कारण बताया कि कपड़ा सुंदर था, आप कपड़ा किसने बनाया था, बुनकर ने। तो जैसे ही उम्दा कपड़ा बुनाने वाले के बारे में कहा गया तो नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा कि ऐसा उम्दा कपड़ा किस बुनकर ने बुना है। तो उसको भी पकड़कर नौकर लेकर आ गए। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी। तो अब देखो जैसे ही अब बुनकर को भी पता चल गया कि राजा को पता चल चुका है, अब मेरी कोई खातिरदारी नहीं होगी, राजा मुझे किसी भी प्रकार का दंड दे सकते हैं। तो वह आते ही माफी मांगने लगता है, लेकिन राजा कहते कि माफी नहीं, वजह बताओ, क्या कारण कि मेरे अलावा तुमने किसी और के लिए इतना सुंदर कपड़ा क्यों बुना। सूत बड़ा उम्दा था सरकार। अब वो अभी क्या कारण बताए कि सूत किसने काता था, कोरी ने। तो वो कहता है कि सूत बहुत सुंदर था, इसलिए एकदम महीन और लच्छेदार था, इसलिए इतना सुंदर कपड़ा मैंने बुना। इतना महीन सूत किसने काता। अब राजा को मन में प्रश्न आ गया कि यह सूत किसने काता है, उसको लेकर आगे जाए। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। अब देखो जिस प्रकार से गुस्से में वह शेर के जैसे जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। इतना महीन सूत किसने काता। तो उस सूत काटने वाले कोरी को भी हाजिर किया गया। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान बख्शे, जान नहीं वजह बताओ। तो उसको भी वो कहता है कि तुम्हारी जान बाद में हो जाएगी, लेकिन मुझे पहले कारण बताओ कि इतना सुंदर बेहतरीन तुमने क्यों कपड़ा बनाया था। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार। अब उसने कारण क्या बताया कि रुई बहुत ही सुंदर थी, बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी, साफ सुथरी थी। अब किसने रुई को बेहतरीन बनाया था, दुनिया ने। तो जैसे ही राजा को पता चला कि दुनिया के द्वारा यह रुई के साफ सुथरी बनाई गई है, तो उसे गुस्सा आ गया। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़कने लगी, इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। जैसे अब दुनिया के बारे में पता चला गया तो सरकार वहां के सारे नौकर उस दुनिया को राज दरबार में लेकर आ गए। हाँफते छाती पिटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता अर्थात क्षमा,
क्षमा नहीं, वजह बताओ। तो बोलते क्षमा नहीं, कारण बताओ कि मेरे अलावा तुम अन्य लोगों के लिए इतनी सुंदर वस्तु कैसे बना सकते हो। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौराए का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब देखो सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, उन चारों को बोलकर राजा कहते हैं कि तुम चारों ने इतना सुंदर कार्य गौराए के लिए किया है, मेरे लिए कभी इतना सुंदर काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। अब देखिए वो चारों के काम करते थे राजा के लिए, लेकिन कैसे करते थे, मुफ्त में करते थे, इसलिए ना खुश होकर करते थे। बोलते कि हमने भी तो हमेशा आपका ही कार्य किया है, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अब देखो राजा को गुस्सा आ गया था। वो कहता कि तुम लोगों ने अब तक जो हमारे लिए कार्य किया वो इतना सुंदर, इतना नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलू सरकार, दुनिया बोला। अब देखिए दुनिया, अब राजा उनसे सच बातें बुलवाने लगा कि हमारे लिए तो बहुत सारे काम किए, लेकिन इतना सुंदर कार्य जो तुमने उस चिड़िया के लिए किया था अब तक तुमने हमारे लिए क्यों नहीं किया। तब वो दुनिया बोलता है कि अभय दान दे दीजिए, मतलब सच्चाई पता जानने के बाद आप हमें मार डालेंगे या दूसरे दंड देंगे तो आप हमें अभय दान दे दीजिए। तब राजा ने जब अभय दान दिया तो दुनिया ने उनको सच्चाई बताई। चलो दिया, राजा बोले अब बताओ महाराज, इस गौराई ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। अब देखिए दुनिया ने सही आना, सही टका 100% बात सही कही थी। अब तक राजा काम जो करवाता था वह किस प्रकार से करवाता था, सारे लोगों से फोकट में काम करवाता था और सारी जनता भी उससे डरकर सारे काम नाखुश होकर करते थे। लेकिन वह क्या करता है कि जो भी गौराई ने जो काम कराया था उसमें आधा हिस्सा सारे लोगों को वह देती गई। और जिसके पास सब कुछ होता है वह भी, मतलब राजा से वह कह रहा है कि राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह सारे लोगों से फोकट में काम करवाता था, उसके बदले में उनको किसी भी प्रकार का मुबादला नहीं देता था। और इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह जो कुछ उसमें उसके पास था उससे वह आधा देती गई। इससे क्या हो गया, उन सारे कारीगर को उनके काम का मुबादला मिलता गया, उसके बदले कुछ ना कुछ मजूरी मिलती गई और इसके लिए वो लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण उत्साहित होकर उनके कार्य का जो सही मुबादला उनको मिला, उसके वजह से जो वह कार्य कर रहे थे वो इच्छा से कर रहे थे, इसलिए वह अपने आप सुंदर बनता गया। और जब यह बात दुनिया के द्वारा राजा को बताया गया तो दुनिया ने उसके दंडवत करते रहे, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही, राजा को यह बात बुरी लग सकती है और उससे वह उनका अधिकारी हो सकता है। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौराया फिर से चिल्लाने लगी। देखो जैसे ही दुनिया ने बात कही राजा से तो वह और भी चिढ़ाने लगी कि देख लो राजा, देख लो, यह तुम अंगुली में डालकर देख लो, आंख में अंगुली डालकर देख लो, मतलब खुले आंख रखकर तुम इस तरह का व्यवहार देख लो कि मैंने जो कार्य किया है उसके बदले में मैंने मोल चुकाए हैं। बेगार में अर्थात मुफ्त में या फोकट में कोई कार्य नहीं किया है। यह राजा तो कंगाल है। अब देखिए वह क्या कहने लगी, यह राजा कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है लगता है और उसे टोपी तक नहीं जुड़ती। अब देखो वह ऐसे ही बातें कह रही थी कि यह राजा के पास कुछ नहीं है, इसलिए वह अपने कारीगरों को किसी भी प्रकार का मुबादला नहीं देता है, सब कार्य किसी भी प्रकार का मोल नहीं देता है, इसलिए वह सारे काम मुफ्त में करवाता है। और उसे लगता है कि उसको चिढ़ाने लगता है कि यह राजा निरा कंगाल है, तभी तो इतने सारी टोपी। अब देखो राजा ने उससे टोपी भी छीन ली तो और भी चिढ़ाने लगी कि राजा के पास कुछ नहीं इसलिए उसने मेरी टोपी भी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमजोरी थी। अब देखो राजा क्यों गुस्सा हो गया था, क्यों अकबका हो गया था, क्योंकि सारे कारीगरों ने उस छोटी सी चिड़िया की मदद की थी,
गवैये की मदद की थी, फिर दूसरे उसके टोपी के सामने, राजा के टोपी के सामने उसकी टोपी की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। और तीसरे, अब वो जो गौरैया थी वो क्या कर रही थी, राजा की खजाने की पोल खोल रही थी। वाकई में राजा के खजाने में कुछ भी नहीं था। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली रहता था। अब देखो वो राजा क्या करता था, बहुत सारे कार्य मुफ्त से करवाता था, किसी को उसका मुबदला भी नहीं देता था, उसकी मजूरी भी नहीं दिया करता था, और लोगों से वह बहुत सारे लगान, जमीन के बदले में कुछ पैसों के रूप में लगान वसूलता रहता था। फिर भी राजा का खजाना कैसा रहता था, खाली रहता था। राजा की तिजोरी में किसी भी प्रकार का धन नहीं रहता था। इतना ऐशोआराम, अब उसका धन कहाँ पर जाता था कि राजा इतना ऐशोआराम की जिंदगी जो व्यतीत कर रहा था, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी, मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में, खुद के आराम के बारे में, अभी 2-2, 3-3 पत्नियां, फिर उससे उतने बच्चे, उनका ही लालन पालन में, खुद के जिंदगी बिताने में उसका खर्च चला जाता था। तो राजा का क्या करता था, इस प्रकार से व्यवहार था, इसलिए उसका खजाना खाली हो चुका था। और जनता का तो वो कुछ किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं रखता था, और इसकी वजह से जनता भी उससे नाखुश थी। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहपुट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अब देखिए बहुत सारे लोग आ गए थे, और उसका मंत्री आकर राजा से कहता है कि अब तुम्हारी पोल खुल जाएगी, इसलिए तुम शांत हो जाओ। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल उठा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब वो उसे घबरा गया था, तो कहते कि ये और कुछ ना बातें कहे इससे पहले कि उसकी टोपी तुरंत उसको लौटा दो। सिपाहियों ने कहना मान लिया, टोपी वापस कंगोरी की ओर हवा में उछाल दी गई। गौराई ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। और इस प्रकार वह उसको चिढ़ाते हुए वहां से निकल गई। कौन इस मुंहपट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। देखते हैं इन परिषदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। हेटी बेइज्जती, क्षमा क्षमा, हुनरमंद निपुण, उम्दा बेहतर, नपासत सजावट, पाखी पक्षी, लगान जमीन का किराया। मुहावरे, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, अकबका जाना, हैरान रह जाना, पोल खुलना, भेद प्रकट होना, बेपर्दा करना, अपमानित करना। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें सामाजिक के बारे में सोचना चाहिए, और हमें राजतंत्र से ज्यादा लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति से काम करवाते समय उसका मुबदला जरूर देना चाहिए, जिससे वह लोग प्रसन्नता से हर कार्य को अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ करते हैं। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।